नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जिसका नाम है गूंगी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया था तब कौन जानता था कि वो गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाने के हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिनी। अब केवल सब उसे सुबह ही कहकर बुलाते हैं। बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुबह माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है। जो बोल नहीं सकती वो सब कुछ अनुभव कर सकती है, ये बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें क्या करते हैं। किंतु स्वयं सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है। इसका फल ये निकला कि वो सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाएं तो अच्छा हो, लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है। माता पिता के मन में वो हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है। शुभा के पिता बाली कंठ तो सुभा को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं, पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है। सुबह को बोलने की जबान नहीं है, पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य हैं, जो उसके ओष्ठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठती हैं। बाली द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है, बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए, और वो हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से उसमें बहुधा कुछ भूल हो जाती है, लेकिन खंजन जैसी आँखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है। मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते और कभी सिकुड़ते हैं। कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती हैं और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती हैं। कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती हैं, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं। और विशेषकर मुँह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं, उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती है, करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान। उन आँखों को हृदय से अस्त तक, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए। जिबाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है, और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता। उसके साथ कोई खेलता नहीं। वो नीरव दोपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांत वासिनी बनी रहती। गांव का नाम है चंडीपुर। उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है, गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान। बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है, उसको तनिक भी आलस नहीं। वो अपनी एकहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है। दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध स्थापित हो गया है। दोनों ओर गांव हैं और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं, जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्नचित्त असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जा रही है। बाणीकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपचियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर, भूसे का ढेर, आम कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है।
ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं, मालूम नहीं। पर काम धंधों से ज्यों ही उसे तनिक फुर्सत मिलती, त्यों ही झट से वो उस नदी के किनारे जा बैठती। प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर उसकी सारी कमी को पूरा कर देती है। नदी की स्वर ध्वनि, मनुष्यों का शोर, नाविकों का सुमधुर गान, चिड़ियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि, सब मिलकर चारों ओर के गमन आगमन आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के चिर स्तब्ध हृदय उपकूल के पार्श्व में आकर मानो टूट फूट पड़ती है। प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत, ये भी तो गूंगी की ही भाषा है। बड़ी बड़ी आँखों और उसमें भी बड़ी बड़ी पलकों वाली सुभाषिणी की जो भाषा है, उसी का मानो वो विश्वव्यापी फैलाव है, जिसमें झींगुरों की झिनझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृण भूमि से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक केवल इंगित संगीत क्रंदन और उच्छ्वासों से भरी पड़ी हैं। और दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते, गृहस्थ और पक्षी आराम करते, पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती, जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारणा करता, तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में। सुभाषिणी की कोई सहेली नहीं, सो बात नहीं। गौ घर में दो गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती। ये नाम सुभाषिणी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने, परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली भांति पहचानती हैं। सुभाषिणी का बिना बातों का एक ऐसा करुणा स्वर है, जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती हैं। वो कभी उन पर लाड़ करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती हैं। सुभाषिणी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास जाकर अपनी कनपट्टी रगड़ती हैं, तब पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है। सुभाषिणी दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो नियम से गौ घर में जाया करती है। इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता है। घर में जिस दिन वो कोई सख्त बात सुनती, उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता। सुभाषिणी की सहनशीलता और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयत्न करती। इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उसके साथ सुभाषिणी की गहरी मित्रता तो नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार ही चलते। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात, जब तक वो सुभाषिणी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता, और सुभाषिणी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती, तब तो वो ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है। ऊंची श्रेणी की प्राणियों में सुभाषिणी को और भी एक मित्र मिल गया था, किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था, इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए जबान है और वो गूंगी है, अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी। वो था गुसाइयों का छोटा लड़का प्रताप। प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था। उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा को बिल्कुल छोड़ दिया था कि वो कोई कामकाज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा। निकम्मों के लिए एक बड़ा सुविधा ये है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहें, पर बाहरी जनों के लिए भी प्रायः स्नेह पात्र होते हैं। कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं। नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है, वैसे ही गांव में
दो चार निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना भी आवश्यक है। काम धंधों में, हास परिहास में, और जहाँ कहीं भी एकाध की कमी देखी वहीं वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं। प्रताप की विशेष रुचि एक ही है, वो है मछली पकड़ना। इससे उसको बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता है। तीसरे पहर सरिता के तीर पर बहुधा वो इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिणी से उसकी भेंट हुआ करती। चाहे किसी भी काम में हो, तन्हाई में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेष्ठकर माना जाता है। अतः प्रताप सुभाषिणी की खूबी को जानता है और कद्र भी करता है। यही कारण है कि और सब तो सुभाषिणी को सुभा कहते, किंतु प्रताप उसमें और भी इसने भरकर सुभा को सू कहकर पुकारता। सुभाषिणी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता। प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वो अपने हाथ से लगा कर लाती। और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वो प्रताप की कोई विशेष सहायता करे, उसके लिए काम में सहारा दे। उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वो ये बता दे कि संसार में वो भी कम आवश्यक व्यक्ति नहीं है। लेकिन उसके पास ना तो कुछ करने को था और वो ना कुछ कर ही सकती थी। तब वो मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वो जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे, अच्छा सू में ये करामात मुझे क्या पता था। मान लो सुभाषिणी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में जड़ जड़ित शैया पर कौन बैठी है, और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता, अरे ये तो अपनी बाड़ी कंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है सू, मेरी सू। आज मणियों से जटित गंभीर निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जल परी बनी बैठी है। तो क्या ये बात हो ही नहीं सकती? क्या ये नितांत असंभव ही है? वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रजा शून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर बाड़ी कंठ के घर पैदा हुई है और इसीलिए वो आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। सुभाषिणी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे मानो वो अपने आप को अनुभव कर रही है। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी है। बाड़ीकंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से हैं और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है। स्त्री पुरुष में इस बात पर कुछ सलाह मशवरा हुआ। कुछ दिनों के लिए बाड़ीकंठ परदेश चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चलें। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगीं। कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंतःकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आया। भाभी आशंका से भयभीत होकर वो कुछ दिनों में मुँह को पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न करती। इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रीसू, मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है, तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है। देखो कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वो जल की ओर निहारने लगा। तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी की ओर ताकती है और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा। उस दिन वो वृक्ष के नीचे नहीं बैठी। बाड़ीकंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी। अंत में बेटी को ढांढस और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर अश्रु की 2 बूंदें लुढ़क पड़ीं। कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है।
सुबह ग्वाला घर में अपनी चिरसंगिनियों से विदा लेने के लिए गई। उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बाँह डालकर वो अपनी दोनों आँखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी। उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बांध को न रोक सके। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी। सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई, मानो वो अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है, तू मुझे कहीं के लिए विदा मत कर माँ, मेरे समान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख, कहीं विदा मत कर। कलकत्ते के एक किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कसकर उसका जूड़ा बांध दिया, उसमें जरी का फीता लपेट दिया, आभूषणों से लाद कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया गया। सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे, नेत्र कहीं सूख न जाएं, इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी, पर अश्रुओं ने फटकार की कोई परवाह न की। उस दिन कई मित्रों के साथ वो कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित, शंकित और भयभीत हो उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया गया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा कि ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। विशेषकर कन्या के आंसुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है, और फिर हिसाब लगाकर बोले कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है, अंत में कल उन्हीं के काम वो आएगा। सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगीं। उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए, और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी। सुबह का पति पछा की ओर नौकरी करता है। विवाह के उपरांत शीघ्र ही वो पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया। एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है, पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं। उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थीं, किंतु कोई उसे समझ ना सका। अब वो चारों ओर निहारती रहती है। उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतःकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित हो उठा, और सृष्टिकर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही ना सका। अब की बार उसका पति अपनी आँखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को बेहाल आया। तो दोस्तों, ये कहानी थी रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी, जिसका नाम था गूंगी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।